हम स्वयं को कष्ट कब नहीं देते हैं बताइए? रास्ते में चलना भी कष्ट है, साइकिल चलाना कष्ट है, मोटरसाइकिल चलाना भी कष्ट है। आनंद तो बहुत है लेकिन वो भी कष्ट ही है। कार चलाना कष्ट है, कितनी समस्या बन रही है। और एक बात, हम जब अन्न पैदा करते हैं तो यूं ही पैदा हो जाता है। एक एक दाना जो गेहूं का या कोई भी अन्न जब हमारे खेतों से हमारे घर तक पहुंचता है तो उस पूरी प्रक्रिया की जानकारी है। कितना उसमें संघर्ष करना पड़ता है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। यूं ही तो घर में वो अन्न नहीं आता। इसी के साथ साथ हर कार्य, हमारा जीवन पूरी तरह से कष्टों के साथ होकर के चलता है। पढ़ाई करना कष्ट है नहीं है? पढ़ाई में तो मेहनत लगती है, कितना संघर्ष करना पड़ता है। और अभी तो पढ़ ही रहे थे, जब आप पढ़ करके अपनी जॉब पर पहुंचते हैं तो असली और वहां शुरू होता है, नए संकट शुरू होते हैं। आगे आप जज बन जाते हैं, एडवोकेट बन जाते हैं, आपके सामने बहुत बड़े बड़े क्रिमिनल लोग आएंगे। वो कष्ट नहीं है, कहां कष्ट नहीं है। लेकिन एक ही बात है, जिसका निर्माण प्रारंभ से ही मजबूती के साथ हुआ होगा वो जीवन के किसी कष्टों से हार नहीं सकता। और जिसका निर्माण बहुत ऐशो आराम, सुख सुविधाओं में, संपन्नता के साथ किया जाता है, हे मेरे लाल को हवा ना लग जाए, अरे तेरा लाल हवा, इसे लगाओ हवा, इस लाल को हवा लगा, इसे ठंड लगा, इसे गर्मी लगा मां। अगर इसको गर्मी नहीं लगेगी तो ये सर्दी भी नहीं सहन कर सकता। हाँ जी, तो इसीलिए जिनका जीवन कष्टों से होकर के चलता है वे जीवन के किसी भी कष्टों से फिर आगे नहीं घबराते, आगे पार निकल जाते हैं। मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूं कि मेरा जन्म गांव में हुआ था। गांव में बहुत लंबे समय तक तो हमारे पैर में चप्पल ही नहीं थी। चप्पल आ जाती थी तो बड़े संभाल संभाल के रखी जाती थी। जूता खरीद के लाए तो जूते पर बड़ा ध्यान रहता था हमारा। वो समय था हमारे पास, बहुत ध्यान रखते थे। और सुनो, गांव में सबके पास जूते नहीं होते थे, उधार मांग के लेके जाते थे। भैया हम जरा शहर जा रहे हैं, अपना जूता दे दो हमें। सुना कभी? और सुनिए क्या क्या समय था। एक दूसरे की शर्ट भी मांग के लेके जाते थे पहन करके। किसी की शादी में जाना है और शर्ट उसके पास नहीं है तो पड़ोसी के पास अपने मित्र से शर्ट मांग करके पहन के चला जाता था। सुना कभी? नहीं है? तो ये समय भी था। तो लेकिन वो जो लोग थे, ठीक है, उनके पास अभाव था। मैं एक ही बात कहूंगा, जो कष्टों के साथ होकर के गुजरते हैं उनका भवन बड़ा मजबूत होता है। कहते हैं कि जिस मकान की आधारशिला, नींव जितनी मजबूत होगी भवन उतना ही मजबूत होगा। तुमने नींव ही कमजोरी से रखी है, नींव ही दुर्बल रखी है, नींव तुमने ऊपर ही ऊपर रख दी है तो वो थोड़ा भी झटका नहीं सहन कर पाएगी। तो इसीलिए जीवन भी ऐसे ही है। अगर आपका जीवन जितने गहरे इसकी जड़ें होंगी उतना ही मजबूत होगा। तो मैं बार बार जो कहता हूं, दुर्बलता एक अभिशाप है। अच्छा, जो आज दुर्बल हैं तो योद्धाओं को कैसे जन्म देंगे बताओ मुझे? उनकी जो योद्धा आत्माएं थी, योद्धा आत्माएं, वो अब जन्म लेकर कहां आएंगी? दुर्बल माता के यहां? बोलो, दुर्बल माता के गर्भ में आएंगी? दुर्बल जो पुरुष है उसके यहां आएंगी? नहीं आएंगी। तो इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि आपको साल लगे, 2 साल लगे, लेकिन अपने आप को देखने और दिखाने लायक बनाओ। उससे तुमको जीने में जो आनंद आएगा, ये आनंद दुनिया की पूरी संपत्ति से अलग होगा। आज परमात्मा की बड़ी कृपा है, मेरे गुरुजनों का आशीर्वाद है, मुझे एक भी दवाई नहीं खानी पड़ती है किसी भी तरह की। स्वास्थ्य एकदम ठीक है, परफेक्ट। कोई भी दवाई नहीं खानी पड़ती है। और नहीं खानी पड़ती है तो इसका जो आनंद है सिर्फ मैं महसूस करता हूं। उनको देखता हूं जो इंसुलिन लगा रहे होते हैं बैठ करके, जो घुटनों से चिल्ला रहे हैं, जिनकी कमर बेकार पड़ी है, जिनको अंदर से इतनी पीड़ाएं हैं। तो यही है कि अपने जीवन को आप साधिए अभी से। जो कहता हूं मान जाइए। अगर मान गए तो उस पार, और नहीं माने तो इस पार। तो मानना आवश्यक है। मेरी ही नहीं,
जो भी इस तरह का काम करने वाले हैं, आपके उद्धार का काम करते हैं, आपके जीवन को संवारने का काम करते हैं, जो अच्छे शिक्षक हैं, उनकी बात अवश्य माननी चाहिए। कोई तो आदर्श हो, कोई तो जीवन में हमारे ऐसा हो कि जो हमारे जीवन को निखार सके, मजबूती के साथ निखार सके। मुझे तुम्हारी आदतों से कोई लेना देना नहीं है। तुम क्या खाते हो, क्या पीते हो, कैसा करते हो, तुम किस ओहदे पर हो, किस पद पर बैठे हो, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। आश्रम के अंदर एंट्री की है आप लोगों ने, आप मेरे सिर्फ शिविरार्थी हैं। आपका प्रभाव कितना बड़ा है ये मेरे दिमाग में कोई प्रभाव नहीं है। आपको सम्मान कितना है, क्या है, कैसा है, मेरे यहां तो आप सिर्फ एक शिविरार्थी, एक मेरे साधक हैं। और मैं अपना एक जो दायित्व है उसे पूरी निष्ठा के साथ निभाऊंगा। तो ये मजबूतियां जहां आ जाती है ना, वहां सफलताएं आती हैं। अगर मैं स्वयं में मजबूत नहीं हूं तो आपको मजबूती दे ही नहीं सकता। तो इसीलिए माताओं, बहनों, बंधुओं, अपने आप को मजबूत कीजिए। हठ थोड़ा सा अनिवार्य भी है। बच्चा हट करके अपनी बातें मनवाता नहीं मनवाता, सच्ची बताना। राज एक होती है बाल हट, राजहट और योग हट, एक और हट है। माताओं की भी हट होती है, एक स्त्री हट। कहते हैं कि चारों के चारों अगर अपनी हट पर आ जाएं तो ये कुछ भी उलट पुलट कर सकते हैं। बाल हट, आप कुछ भी कर लो, बच्चा अगर जिद कर ले तो अगर उसने नहीं की है तो बात अलग है। आप अभी तो शायद वो वैरायटी मिलती है नहीं मिलती, वो जो लेट लेट करके नागिन डांस करते थे बच्चे जमीन पर, रोते रहते थे, हाथ पैर मारते थे पूरे, मैं नहीं और मैं नहीं, मैं नहीं करके नाक बह जाती थी। और यह वो मनवा के ही मांगता था और यूं देखता रहता था, अच्छा ले खा ले। पूरी जमीन पर लौट गया, मां कहती थी पूरी जमीन पर लौट गया, नहीं मानता, ले। एकदम चुप एकदम चुप। यानी कि उसका कितना बड़ा अभिनय होता था, वो अभिनय देखो उसका कैसा था, वो एकदम चुप। इसी प्रकार से योग हट, जो अच्छा योग पथ पर चलने वाला योगी होता है, आसन जमा करके बैठा है, सोच करके बैठता है कि मुझे इतने घंटे की समाधि में जाना है, और जाता था। आपसे 5 मिनट भी आपकी कमर सीधी नहीं हो पाती ढंग से। आप 20 मिनट बैठ गए तो कोराम हो जाता है, कमर द्वंद कर बैठती है, उपद्रव हो जाते हैं। तो योग हट भी इतना बड़ा होता है। और योगी व्यक्ति अगर कहीं अड़ जाए किसी बात को लेकर के, उसको हिलाना बड़ा मुश्किल था। एक उदाहरण आपके सामने देता हूं। महर्षि दयानंद सरस्वती जी जैसा महान व्यक्तित्व अड़ गए तो अड़ गए सामने, सभी को चुनौतियां दे डाली, मत पंथ आदि को सबको चुनौतियां दी कि आप वेदों के अनुसार इस बात को सिद्ध करके दिखा दो। यही तो था, ये योग हट है, विद्या, उनके पास विद्या थी। इसी प्रकार से राजहट, जब तक कहीं पर भी कुछ उपद्रव हो रहे हैं, अगर राजा अपनी हट पर आ जाए ना, सारी जड़ उखाड़ के रख दे एक ही झटके में। बोलो हाँ या ना? अगर राजा योगी भी हो साथ में, पता है उत्तर प्रदेश का उत्तर प्रदेश को जो एक महान व्यक्तित्व मिले, योगी आदित्यनाथ महाराज, वो अपने प्रतिनिधि है क्षेत्र के, स्टेट के, और योगी भी साथ में है। तो इसलिए राजा से और योगी से हट नहीं, मतलब उलझना नहीं चाहिए, इसीलिए कहा जाता है। और इसके साथ माता बहनों का भी एक हट होता है। वो हट किस तरह का होता है? अगर उनके दिमाग में कोई बात आ जाती है तो वो मनवा करके ही उनको साम दाम दंड भेद अपनी बात को मनवा लेना है। ये चीज चाहिए, वो चीज चाहिए, वो हट की बात अलग होती है। लेकिन कुछ माताएं सुलझी हुई होती हैं, वो सुलझी हुई माताएं सुलझ करके काम करती हैं, लेकिन वो भी अपना काम निकालना जानती हैं, रास्ता निकालना समझती हैं कि किस तरह से काम होगा, मेरा गृहस्थ किस तरह से चलेगा, परिवार किस तरह से ठीक चलेगा। तो इसलिए साम दाम दंड भेद, राजनीति क्या होती है? अपने परिवार को गठित रखना सबसे बड़ी राजनीति है। अगर आप अपने परिवार को संगठित नहीं रख पा रहे हैं तो आप, मुझे लगता है कि किसी भी राजनीति में फेल हो जाते हैं।
सबसे बड़ी राजनीति मां को खेलनी पड़ती है। बोलो, खेलनी पड़ती नहीं, राजनीति करनी पड़ती घर में नहीं। अपने पति से भी पहले जो माताएं थी, अब तो खैर अपने पैरों पर खड़ी हूं, मैं अपने पैरों पर खड़ी हूं, किसी का मुझे, वो स्थिति अलग थी। तो अपने पति की कमाई में से कुछ भाग वो बचा करके रखती थी, उसको बोलते थे कोर्चा, कोर्चा, कुछ कोर्चा करके रखती थी बचा करके। लेकिन समस्या क्या हुई, जब मोदी जी ने नोटबंदी की सारे के सारे कोर्चे निकल गए। एक मुस्लिम माता ऑटो में बैठी जा रही थी, हाय मैं क्या करूं, मेरे पास तो 20,000 रुपए रखे बचे हुए, और उनका मैं क्या करूं उसे अपनी परेशानी। मैंने कहा एक काम करो, मुस्लिम माता थी, एक काम करो अपने पति को दे दो। अरे मेरे तो लड़ाई हो जाएगी घर में कि तेरे पास कहां से आ गए। मैं कोई बात नहीं, आप उनको बताओ कि मैंने आपकी कमाई में से ये कुछ रुपए बचा रखे थे इमरजेंसी के लिए, आवश्यकता के लिए। बोले हाँ ये बात ठीक है, तो मैं आज जाकर के उनको दे दूंगी, और जाकर के वो कहीं ना कहीं उसको जमा कर देंगे, जो करेंगे सो। तो कुछ कोर्चा करके रखती थी, और वो कोर्चा कहां काम आता था पता है? जब पति के पास पैसा नहीं होता था और बच्चे को विशेष आवश्यकता होती है, मां जानती है कि अब ये कोर्चे वाले पैसे निकाले बिना बात नहीं बनेगी, तो मां धीरे से निकालती थी, ले जा ये काम करके आ, अपने बाप को मत बताना, जा करके आ जा, अपने पिताजी को मत बताना, मैं कह दूंगी उधार लेके आई मैं और सुन लो, मैं उधार लेके आई, ले फिर भी लेगी। उन पैसे जो कोर्चे वाले पैसे दिए ना, अपने पति से फिर ले लेगी। मैंने वो पैसे ला करके दिए थे ना लड़के को, जो आवश्यकता पड़ रही थी, वो पैसे दे दो मुझे। राजनीति देखो कितनी कमाल की राजनीति है। तो इसीलिए मैं आपको बताता हूं, हठ इस प्रकार के होते हैं, तो बिना हट के भी आप आगे नहीं बढ़ते। कहते हैं जिद्दी आदमी इतिहास बनाता है, और जो जिद्दी नहीं होते वो केवल इतिहास पढ़ने का काम करते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं। तो जिद्दी बनना पड़ेगा, आपको जिद करनी है अपने अंदर कि मुझे 1 साल के अंदर अंदर अपना पूरा फिगर इतना बढ़िया बना लेना है, फर्स्ट क्लास, बहुत अच्छा बना लेना। सबसे पहले यहां जिद पैदा करो, मैं साथ हूं तुम्हारे। मुझसे क्या सहयोग चाहिए, आप मेरा कॉन्टैक्ट नंबर ले लीजिए। मैं कभी भी किसी से बात करने में कोई कंजूसी नहीं करता हूं। पूरा संसार मेरा अपना है, हर व्यक्ति मेरा अपना है, सारे मत पंथ जितने भी सब मेरे अपने हैं। मेरी किसी से कोई लड़ाई नहीं है, हर व्यक्ति के लिए जीता हूं, पूरी मानवता के लिए काम करता हूं। आपको जब भी मेरी आवश्यकता पड़े फोन खटखटाओ, लेकिन ऐसे समय मत करना जब मेरा सोने का समय हो गया हो, ठीक है? भोजन कर रहा हूं तो मैं फोन अटेंड नहीं करता, सो गया हूं तब मैं भी कॉल अटेंड नहीं करता। तो इसी प्रकार से आप इन चीजों का ध्यान रखें, संध्या के समय ना करें, और क्योंकि संध्या और भोजन आदि के समय को बचा दें। और आप वो 6 बजे से पहले पहले, 7 बजे से पहले पहले, बल्कि नहीं 5 बजे से पहले पहले आप मुझसे फोन पर बात कर लें, क्योंकि 5 बजे मेरा अग्निहोत्र का समय होता है शिविर में, और पूरा आनंद लीजिए, ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद, खुश रहिए।